Hello everyone, this is Raj and I welcoming you again to my channel The Civil Network। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर्वेइंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने 4 प्रैक्टिस सेट कवर कर लिए हैं सर्वेइंग के मिक्स क्वेश्चन का, जिसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं। तो आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में है सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो आप लोगों के लिए ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ, लेकर आ रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि हम इसमें क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन हम वो वाले डाल रहे हैं जो कि पहले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। काफी सारे अराउंड 80% क्वेश्चन हम वो वाले रखते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो मैंने आपको मेंशन भी किया है कि व्हाई दिस सीरीज इज हेल्पफुल, है ना। हमारे नए व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगा कि ये सीरीज इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि एक क्विक वीडियो के फॉर्मेट में रखते हैं, हम जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, इससे आपकी नॉलेज काफी बढ़ जाएगी इन क्वेश्चन को करने से। ठीक है, अगर कोई भी नए क्वेश्चन आते हैं, आप इन वीडियोस को अपने सेल्फ एनालिसिस और रिवीजन की तरह भी यूज कर सकते हैं। और ये पॉइंट तो मैंने कवर कर लिया है। ठीक है, तो अगर आपको हमारी जो प्रीवियस वीडियो है उनके लिंक चाहिए तो सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज का प्रैक्टिस सेट अपना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, द परमिसिबल एरर इन चेनिंग फॉर मेजरमेंट ऑन रफ और हिली ग्राउंड इज। आपके ऑप्शन है ए 1 in 100, बी 1 in 250, सी 1 in 500 या डी 1 in 1000। तो बताइए, अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आप इसका आंसर आराम से दे पाएंगे, अदरवाइज मैं करा तो रही हूँ। ठीक है, आप देखते रहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 in 250। तो इस क्या है, जो रफ ग्राउंड होता है या हिली ग्राउंड बोल सकते हैं। रफ मीन्स अनड्यूलेटेड, ऊबड़ खाबड़ टाइप, अनड्यूलेटेड। तो उस केस में हमारा जो परमिसिबल एरर है चेनिंग में, वो क्या लिया जाता है, 1 in 250। वहीं पर मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं थोड़ा और बता देता हूँ कि जो चेनिंग में और जो परमिसिबल एरर है वो क्या क्या रहते हैं। यहाँ पर लिखकर बता देता हूँ। जैसे तो देखिए, तो हमने रफ और हिली ग्राउंड में हमने देख ही लिया कि 1 in 250 लिया जाता है वहाँ परमिसिबल एरर। वहीं पर अगर ऑर्डिनरी चेन सर्वे हम कर रहे हैं तो वहाँ पर कितना होता है, 1 in 1000। ठीक है, अगर स्टील टेप का यूज कर रहे हैं तो कितना आएगा, 1 in 2000। अगर इनवार टेप का यूज कर रहे हैं तो एरर 1 in 500। तो क्वेश्चन आपका किसी से भी आस्क कर सकता है, इसलिए आपको सब पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द मैक्सिमम एरर ऑन ड्राइंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन। आपके ऑप्शन है ए 0.01 mm, बी 0.25 mm, सी 0.025 mm या डी 0.001 mm। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.25 mm। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following angles can be set out with the help of French cross staff? बेसिकली पहले मैं आपको बताऊं कि जो क्रॉस स्टाफ होते हैं वो उनका क्या काम रहता है कि वो यूज में लिए जाते हैं सेट आउट करने के लिए ऑफसेट। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जो क्रॉस स्टाफ है वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। जो हमारा फर्स्ट होता है ओपन क्रॉस स्टाफ। ठीक है, जिसको 1 लिख देता हूं मैं। सेकंड हमारा होता है फ्रेंच क्रॉस स्टाफ और थर्ड होता है हमारा एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। जो ओपन क्रॉस स्टाफ होता है वो बेसिकली मेजर करता है हमारे 90 डिग्री के ऑफसेट को। जो हमारा फ्रेंच क्रॉस स्टाफ होता है ना, 45 डिग्री एज वेल एज 90 डिग्री दोनों ले सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच क्रॉस स्टाफ से। ठीक है, और हमारा जो एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ होता है उससे हम एनी एंगल, कोई भी एंगल पर ऑफसेट मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे इसमें फ्रेंच क्रॉस स्टाफ पूछा है, इसलिए हम इसका ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आइदर 45 डिग्री और 90 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन जियोडेटिक सर्वेइंग सम ऑफ एंगल्स ऑफ स्पाइरल ट्राइंगल शुड नॉट बी ग्रेटर देन। ऑप्शन ए इज 180 डिग्री, बी इज 270 डिग्री, सी इज 360 डिग्री और डी इज 540 डिग्री। तो पहले तो मैं आपको स्पेरिकल ट्रायंगल बता दूं कि स्पेरिकल ट्रायंगल होता क्या है। तो इट इज मेड बाय 3 ग्रेट सर्कल्स ऑफ एनी स्फीयर। 3 ग्रेट सर्कल से मिलकर अगर कोई भी ट्रायंगल फॉर्म होता है हमारे स्फीयर के ऊपर तो उसको हम बोलेंगे स्पेरिकल ट्रायंगल। ओके, जैसे कि लाइक ये हमारा कोई स्फीयर है और स्फीयर के ऊपर 3 सर्कल की हेल्प से, मतलब एक ग्रेट सर्कल मान लीजिए ये हो गया, एक ग्रेट सर्कल हमारा ये हो गया और एक ग्रेट सर्कल हमारा ये हो गया। तो ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेरिकल ट्रायंगल।
तो ये पूछ रहा है कि अगर इनके स्पेरिकल ट्रायंगल को मैं यहाँ बना देता हूँ थोड़ा बड़ा, लाइक दिस, ठीक है, तो पूछ रहा है इसके जो एंगल हैं ये, ठीक है, उनका θ1, θ2, θ3, इनका अगर सम करें तो वो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो इनका समेशन है, मतलब तीनों एंगल का अगर हम समेशन ले लेते हैं, समेशन ऑफ थीटा इक्वल्स टू θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, उसकी जो रेंज है वो लाई करती है 180 डिग्री से 540 डिग्री के बीच में। मतलब कि 180 डिग्री से ज्यादा आना चाहिए समेशन और 540 डिग्री से कम आना चाहिए। मतलब तो इस वजह से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 540 डिग्री। नाउ एक बेसिक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल क्रॉस वायर इन स्टाडिया डायाफ्राम इज, कितने होते हैं? तो ऑप्शन है A1, B2, C3, D4। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हमारा टेलीस्कोप का क्रॉस सेक्शन है, इसमें ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे को कितने हॉरिजॉन्टल क्रॉस वायर दिख रहे हैं, तो 1, 2 और 3, ठीक है। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 होते हैं ना, याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 6, द डिस्टेंस बिटवीन द टू ब्रास रिंग्स इन अ सर्वेयर चेन इज। तो टू ब्रास रिंग जो सर्वे चेन में यूज करी जाती है उनके बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए इज 200 mm, बी इज 400 mm, सी इज 800 mm, डी इज 1000 mm। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो सर्वे चेन में हमारी रिंग्स यूज करी जाती हैं डिस्टेंस का पता करने के लिए, ठीक है, कि जो हमारी सर्वे चेन है वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी है। जैसे कि 1 मीटर पर यूज करी जाती हैं रिंग्स वगैरह, है ना, ऐसी हमारी टेलीज वगैरह यूज करी जाती हैं 5 मीटर पे, 10 मीटर पे, 15 मीटर पे, है ना। तो इसलिए इसमें पूछ रहा है कि टू ब्रास रिंग के बीच में कितनी डिस्टेंस होती है। तो हमारी जो होती है वो होती है 1000 mm, यानी कि 1 मीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइज ऑफ ए थियोडोलाइट इज स्पेसिफाइड बाय द डायमीटर ऑफ ग्रेजुएटेड सर्कल ऑफ डैश, ठीक है। तो ऑप्शन ए है हमारा लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, बी है हमारा वर्टिकल सर्कल, सी है हमारा लोअर प्लेट, या डी है हमारा अपर प्लेट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, लोअर प्लेट, ठीक है। तो कोई हमसे बोले अगर कि 20 सेंटीमीटर का थियोडोलाइट है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि जो हमारा जो डायमीटर है ग्रेजुएटेड सर्कल का लोअर प्लेट का वो कितना होगा, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, समझे आप। या उल्टा बोल सकते हैं कि जो हमारा ग्रेजुएटेड सर्कल है लोअर प्लेट का उसका डाया अगर 20 सेंटीमीटर है तो उस थियोडोलाइट का साइज क्या है, तो बोला जाएगा 20 सेंटीमीटर का थियोडोलाइट है, ठीक है। जनरली जो साइज होता है थियोडोलाइट का वो 8 से 25 सेंटीमीटर का बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द लेंथ ऑफ गंटर्स चेन इन फीट इन चेन सर्वे। ऑप्शंस आर ए 33 फीट, बी 66 फीट, सी 100 फीट, या डी 150 फीट। बताइए, काफी आता है ये क्वेश्चन। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 66 फीट। जो लेंथ हमारी गंटर चेन की होती है 66 फीट की, ठीक है, गंटर्स चेन। वहीं पर मैं बात करूं कि 33 फीट किस टाइप की चेन की होती है, तो वो हमारी रिवेन्यू चेन की होती है। 100 फीट की बात करूं तो वो हमारी इंजीनियरिंग चेन की होती है। और वहीं पर एक और फोर्थ और होती है जिसमें 20 मीटर और 30 मीटर की स्टैंडर्ड लेंथ ली जाती है, वो हमारी किसकी होती है, मैट्रिक चेन की, ठीक है। और मैट्रिक चेन में 1 मीटर में कितने लिंक होते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए मेरे को, मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में कराया था ये। और क्वेश्चन नंबर 9, द लिमिटिंग लेंथ ऑफ एन ऑफसेट इज गिवन बाय, ठीक है। लिमिटिंग लेंथ क्या होती है ऑफसेट की, किस फॉर्मूले से देते हैं। ऑप्शन ए इज, देख लीजिए, ऑप्शन बी, सी एंड डी। बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। तो लिमिटिंग लेंथ हमारे ऑफसेट का क्या बताता है कि हमें कितना जो ऑफसेट है उसकी मैक्सिमम जो लेंथ है हम कितनी ले सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो लिमिटिंग लेंथ जो है ऑफसेट की, एल लिमिटिंग, वो दी जाती है 0.025 इंटू एस है ये अपॉन साइन थीटा से। इसमें एस अगर मैं बोलूँ तो क्या होता है, एस हमारा स्केल होता है,
ठीक है, mm में। और जो हमारा थीटा है वो क्या होता है, एरर होता है इन लेइंग डायरेक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना, ठीक है। तो यार अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ऐसे ही मैं हर सब्जेक्ट से अच्छे अच्छे MCQs लेकर आऊँगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो को भी लाइक कर दें। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोसेस ऑफ स्टेबलाइजिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑन अ गिवन स्ट्रेट लाइन whose ends point are intervisible with the help of a theodolite is called। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। अगर मैं बात करूं कि कोई एक यहाँ से हमने सर्वेइंग शुरू करी और इस पॉइंट पर हमने एंड करी, तो ए स्टेशन से बी स्टेशन के बीच में जो भी इंटरमीडिएट स्टेशन रहे होंगे, ठीक है, उनकी बात नहीं कर रहा, बट अगर ए स्टेशन से बी पॉइंट विजिबल है और बी से ए पॉइंट विजिबल है, तो ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। तो हमारे ऑप्शन है ए लाइनिंग इन, बी बैलेंसिंग इन, सी सेंटरिंग या डी लेवलिंग। तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाइनिंग इन बोलते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, विच टाइप ऑफ एरर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ क्लोज ट्रैवर्स इफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ लैटिट्यूड ऑफ ऑल द लाइंस इज 0। तो हमारे ऑप्शन है ए कंपनसेटिंग एरर, बी नेगेटिव एरर, सी नो एरर या डी पॉजिटिव एरर। तो बताइए, जब भी हमारी ट्रैवर्सिंग है उसमें हमारी जो फर्स्ट सर्वे लाइन लास्ट सर्वे लाइन को क्लोज ना कर पाए, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो ट्रैवर्सिंग है उसमें क्लोजिंग एरर लाई कर रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको डायग्राम से समझाऊं तो जैसे कि ये मान लीजिए कोई क्लोज ट्रैवर्स किया हमने, ए से बी पे पहले सर्वे किया, बी से सी पे किया, सी से डी पे किया और डी से ए पे किया। तो हमारी जो फर्स्ट सर्वे लाइन है वो ये है और लास्ट सर्वे लाइन है वो ये है, ठीक है, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में सर्वे करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं क्या कह रहा था कि जब भी हमारी जो ए बी है, जो फर्स्ट सर्वे लाइन है, उसको लास्ट सर्वे लाइन जो डी ए है वो क्लोज कर नहीं कर पाए, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारी जो ट्रैवर्सिंग है उसमें क्लोजिंग एरर है, ठीक है। और उसे कैलकुलेट करने के लिए हम लैटिट्यूड डिपार्चर की हेल्प लेते हैं। तो इसके लिए कंडीशन होती है, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ कि फॉर क्लोज ट्रैवर्स, मतलब क्या, क्लीन क्लोज होना चाहिए, मतलब कि ढंग से क्लोज करनी चाहिए, मतलब यहाँ पे गैप नहीं आना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, गैप आ जाता है अक्सर, क्या है, जैसे ये तो अभी क्लोज कर रहा है, बट केसेस में क्या होता है, गैप आ जाता है। तो गैप का मतलब क्या है कि जो ये लेंथ होने वाली है इसमें कुछ एरर है, ठीक है। इस वजह से क्या है, ये इस पॉइंट को, जो लास्ट पॉइंट है जो मीट करना चाहिए, ठीक है, उसे वो क्या मीट नहीं कर पाता, लास्ट वाली जो सर्वे लाइन है। इस वजह से हमारी क्या कंडीशन होती है कि सारे ऑल द लैटिट्यूड का सम और सारे डिपार्चर का सम, ठीक है, हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए फॉर नो एरर कंडीशन, ठीक है। मतलब क्या है कि सारे लैटिट्यूड का समेशन 0 और सारे डिपार्चर का समेशन 0 होना चाहिए, तब हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा क्लोज ट्रैवर्स है उसमें कोई एरर नहीं है। तो जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ लैटिट्यूड ऑफ ऑल द लाइंस इज 0, मतलब क्या है, लैटिट्यूड 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो नो एरर कंडीशन हुआ। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नो एरर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अगेन ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The sum of interior angle of closed traverse is equal to dash where n is the number of sides of the traverse, ठीक है। हमारे जो ऑप्शंस हैं उसमें फॉर्मूलेज दिए हुए हैं, पूछ रहा है कि जब हमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकालना हो क्लोज ट्रैवर्स में तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन देख सकते हैं ए बी सी डी, ठीक है, बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा कोई एक क्लोज ट्रैवर्स है, ठीक है, लाइक दिस, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं, क्योंकि हम इसमें इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है। तो इंटीरियर एंगल जब भी हमें लेने होते हैं तो हमें एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्स लेना होता है, ठीक है। तो जैसे कि ए से बी पहले किया मीजर, फिर बी से सी, डी और ई से लास्ट ए पे जाके क्लोज कर दिया, ठीक है। तो जो हमारे इसके इंटीरियर एंगल्स हैं, ये जैसे ये और ये, इनका अगर हमारे को सम निकालना है तो उसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज़ कर लेते, ठीक है। तो उसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला दे दिया गया है, तो बताइए क्या होगा। यहाँ पे जो n होता है वो हमारी नंबर ऑफ साइड्स हो जाती हैं। तो जैसे इसमें हम बात करें तो कितनी साइड्स हो गई, 1
2 3 4 5 5 साइड्स हैं, तो इसलिए n हमारा क्या हो गया 5। तो हमारा जो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इससे निकालते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें तो हमारा जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बराबर 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, तो 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, तो 10, ये 10 हो जाएगा, 10 माइनस 4 6 इंटू 90 डिग्री, यानी कि हमारा 540 डिग्री आ जाएगा इंटीरियर एंगल का सम इस वाले ट्रेवर्स के लिए। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, a lemniscate curve between the tangent will be transitional throughout if the polar deflection angle of its apex is कितना, a डेल्टा बाई 2, b डेल्टा बाई 3, c डेल्टा बाई 4 या d डेल्टा बाई 6। बताइए, इसमें जो डेल्टा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिफ्लेक्शन एंगल को। ठीक है, तो पोलर डिफ्लेक्शन एंगल पूछ रहा है। पोलर डिफ्लेक्शन एंगल को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ डेल्टा p से। ठीक है, और डिफ्लेक्शन एंगल को मैंने बताया ही आपको डेल्टा से करेंगे। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ट्रांजिशनल वाले के लिए, ठीक है, जब लेमनिस्केट कर्व जो ट्रांजिशनल रहे थ्रू आउट, मतलब जो उसकी रेडियस है वो वेरिंग नेचर की रहे, कांस्टेंट ना रहे। ठीक है, तो उसका क्या हो जाता है, डिफ्लेक्शन एंगल बाई 6। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल स्टार। क्वेश्चन नंबर 14, if the length of a chain is found to be short than the standard length on testing, it can be adjusted by A. straightening the bent links, C. flattening the circular rings, D. replacing circular rings by bigger rings, या D. any of the above। बताइए, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनी ऑफ द अबव। हम कोई भी मेथड कर सकते हैं हमारी जो लेंथ है चेन की उसको बड़ा करने के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स आर लायबल टू ऑकर इन द सेम डायरेक्शन एंड टेंड्स टू अक्यूमुलेट। ये क्या कह रहा है कि कौन से ऐसे एरर होते हैं जो कि सेम डायरेक्शन में आते हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में हमारी सर्वेइंग चल रही है उसी डायरेक्शन में वो या तो इंक्रीज होते जा रहे हैं या डिक्रीज होते जा रहे हैं। मतलब फाइनल जो हमारी मेजरमेंट होती है उस पर वैल्यू या तो हमारी इंक्रीज होकर आ सकती है हमारी एग्जैक्ट वैल्यू से, या डिक्रीज होकर आ सकती है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज कंपनसेटिंग एरर, बी क्युमुलेटिव एरर, सी बोथ टाइप्स, या डी नन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्युमुलेटिव एरर। ठीक है, आप याद रखना, क्युमुलेटिव एरर वो एरर होते हैं जो कि सेम डायरेक्शन में अकर करते हैं एंड टेंड्स टू अकोमुलेट नेचर के होते हैं। ठीक है, कि मतलब या तो हमारी जो डायरेक्शन है उसके साथ इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, और हमारी जो फाइनल वैल्यू है उस पर फर्क डाल रहे हैं काफी। कंपनसेटिंग एरर क्या होते हैं, ठीक है, कंपनसेटिंग एरर वो होते हैं जो कि आते तो हैं हमारे सर्विंग करते हुए, बट क्या है वो आपस में कंपनसेट कर लेते हैं, तो जो हमारी फाइनल जो हमारी मेजरमेंट होती है उस पर कुछ ऐसा खास फर्क नहीं आता उसका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16, अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, a negative declination shows that the magnetic meridian is to the option number A eastern side of the true meridian, B western side of the true meridian, C southern side of the true meridian, या D none of the above। ठीक है, इससे पहले आपको ये समझना होगा कि डिक्लिनेशन जो होता है वो क्या होता है। तो डिक्लिनेशन वो डिफ्लेक्शन बोल सकते हैं जो कि हमारा ट्रू नॉर्थ से आता है मैग्नेटिक निडल की वजह से। मतलब जो मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन के बीच का जो डिफ्लेक्शन होता है उसे हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ डिक्लिनेशन। तो इसमें हम नेगेटिव डिक्लिनेशन पूछ रहा है, तो इसके लिए मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जब कभी भी हमारा जो मैग्नेटिक निडल है वो ट्रू नॉर्थ से डिफ्लेक्ट होकर हमारी वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जाए, ये हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया, ये हमारा ट्रू नॉर्थ है, ये हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया। ठीक है, जो मैग्नेटिक निडल शो कर रहा है, तो जब भी हमारा मैग्नेटिक निडल जिसको ये एरो शो कर रहा है वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जाए, तो जो हमारे इसके बीच का एंगल होगा, ठीक है, उसे हम डिक्लिनेशन कहते हैं और वो होगा नेगेटिव टाइम्स। ठीक है,
तो जब भी हमारा वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जाएगा तब हमारा नेगेटिव डिक्लिनेशन आएगा, और जब भी हमारा मैग्नेटिक निडल ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जाएगा तब हमारा पॉजिटिव डिक्लिनेशन आता है। ठीक है, ठीक है, इतना याद रखना। तो इस केस में जब भी हमारे को किसी लाइन की बियरिंग्स निकालनी होती है, लेट अस सपोज ये हमारी कोई लाइन है ओ ए लिख देता हूँ जिसे, इसकी जब भी हमारे को बियरिंग कैलकुलेट करनी होती है, ट्रू बियरिंग निकालनी है, तो तब हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक बियरिंग से हम अगर वेस्ट की तरफ हमारी निडल डिफ्लेक्ट हो रही है तो हम माइनस टाइम कर देते हैं डिक्लिनेशन को, और जब भी हमारी ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है निडल तब हम क्या मैग्नेटिक बियरिंग में ऐड कर देते हैं डिक्लिनेशन को। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो फर्स्ट वाला यूज़ करते हैं जब हमारी जो निडल है वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रही है, और ये यूज़ कब करते हैं, जब हमारी ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रही है। तो आई होप आपको इतना बताना काफ़ी होगा इस कॉन्सेप्ट के लिए। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, which of the following labeling method used for reconnaissance of the area। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, आपको क्लियर कर दूं कि रिकोनेंस का मतलब क्या होता है। तो रिकोनेंस का मतलब क्या है, हमारा एक प्रिलिमिनरी टाइप का सर्वे जो हम करते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, लैंड का, उसको हम रिकोनेंस बोलते हैं। जो फर्स्ट टाइम जैसे सर्वे जो करते हैं ना, फर्स्ट टाइम साइट पे आने के बाद साइट का ब्यौरा बोल सकते हैं कि उसे देखना साइट को और काफ़ी कुछ उससे जज करना या डिसाइड करना, ठीक है, उसे बोल सकते हैं। तो इसलिए हमारे जो ऑप्शन हैं हम क्या दिए हैं, चेक लेवलिंग, बी फ्लाई लेवलिंग, सी रेसिप्रोकल लेवलिंग, या डी डिफरेंशियल लेवलिंग। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लाई लेवलिंग, बिकॉज फ्लाई लेवलिंग एक क्या है, हमारा रैपिड और अप्रोक्सीमेट मेथड है। ठीक है, जल्दी से हम परफॉर्म कर सकते हैं, रैपिड मेथड है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन अप्रोक्सीमेट मेथड आल्सो, मेथड ऑफ लेवलिंग। ठीक है, तो जब भी रिकोनेंस करना हो हम किसी एरिया का तब हम फ्लाई लेवलिंग यूज करते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 18, 3-point प्रॉब्लम ऑफ अ प्लेन टेबल सर्वे कैन बी सॉल्व्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो हमारे ऑप्शन है ए ट्रेसिंग पेपर मेथड, बी बेसल्स मेथड, सी लेमन्स मेथड, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए जो 3-point प्रॉब्लम है होती है प्लेन टेबल सर्वे की, वो किससे सॉल्व करी जाती है, किस मेथड से सॉल्व करी जाती है। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। किसी भी मेथड से की जा सकती है, मतलब तीनों में से। वहीं पर आपके लिए एक क्वेश्चन है कि जो लेमैन्स मेथड है इसे और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए मेरे को। क्वेश्चन नंबर 19, modern EDM electromagnetic distance measurement uses which among the following type of waves। जो modern EDM है वो किस टाइप की वेव्स का यूज करता है डिस्टेंस मेजरमेंट में। तो हमारा ए है विजिबल रेज, बी थर्मल इंफ्रारेड वेव्स, सी मॉड्यूलेटेड इंफ्रारेड वेव्स, या डी रेडियो वेव्स। बताइए, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद रखना। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मॉड्यूलेटेड इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है, तो जो हमारा ईडीएम होता है वो किस काम में आता है, हमारे डिस्टेंस मेजरमेंट के काम में आता है, बिटवीन द 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच में। इसकी जो रेंज होती है मेजर करने की वो काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब अप टू ये 100 किलोमीटर्स तक मेजर कर सकता है इजीली। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 20, अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Sensitivity in second of a level tube is represented by the angle subtended at the center by an arc of length d in mm, where r is radius of curvature, in meter is given by। बताइए, ऑप्शन ए देख लीजिए, बी देख लीजिए, सी देख लीजिए, डी देख लीजिए, जल्दी से फॉर्मूला पूछ रहा है। ठीक है, जो हमारी सेंसिटिविटी होती है वो क्या होती है, इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ एग्जिबिटिंग स्मॉल डेविएशन ऑफ ट्यूब फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एंगल से, इसकी यूनिट होती है हमारी सेकंड पर डिवीजन। ठीक है, ये भी याद रखना, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। सेंसिटिविटी को हम एंगल से डिनोट करते हैं फाई से, और जो कि रिप्रेजेंट करते हैं डी बाई आर से। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका, बट ये किस में होता है, रेडियन में। अगर हमारे को सेकंड में कैलकुलेट करना है अपनी सेंसिटिविटी, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारा, 206265 डी बाई आर। ठीक है,
ये किस में होता है, सेकंड में। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ नेक्स्ट बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। द मीन सी लेवल MSL अडॉप्टेड बाय द सर्वे ऑफ इंडिया फॉर रेफरेंस इज लोकेटेड एट, मतलब किस जगह से अडॉप्ट किया गया है हमारी सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। तो हमारे ऑप्शन है ए कराची, बी कोलकाता, सी न्यू दिल्ली या डी मुंबई। बताइए, ये तो सबको पता होगा, 100% लोगों को पता होगा ये क्वेश्चन। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुंबई। और मैं बता भी दूं वो कितने एलिवेशन पे लिया गया है मुंबई से, एट 160 मीटर पे। अगर कहीं पर पूछ लिया जाए, नया क्वेश्चन बन जाए कि मुंबई से तो लिया गया है पर कितने एलिवेशन पर, तो 160 मीटर पर। अर्लियर कराची से माना जाता था बट अब मुंबई से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेंट्रीफ्यूगल रेशियो ऑफ रोड और रेलवेज रेस्पेक्टिवली आर टेकन एज। ठीक है, बहुत लोग ये ना सोचने लगे कि हाईवे का क्वेश्चन यहाँ कैसे आ गया या रेलवे का क्वेश्चन यहाँ कैसे आ गया। तो मैं बता दूं कि सर्वेइंग में एक चैप्टर है कर्व्स, उसमें से ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन। ठीक है तो हमारे ऑप्शन है ए 1/4 फॉर रोड एंड 1/6 फॉर रेलवे, बी 1/6 फॉर रोड 1/8 फॉर रेलवे, नंबर सी 1/4 फॉर रोड एंड 1/8 फॉर रेलवे, या डी 1/8 फॉर रोड एंड 1/4 फॉर रेलवे। बताइए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो की मैं बात करूं तो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो क्या होता है हमारा, इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर यूनिट वेट, ठीक है, ऑफ व्हीकल बेसिकली। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है कि कोई भी, अगर मान लीजिए हमारी ये कर्व्ड रोड है और इस पे से हमारा कोई भी व्हीकल जा रहा है, ठीक है, v वेलोसिटी से, तो जब वो कर्व पे जब वो टर्न ले रहा है तो उस टर्न लेते टाइम उस पर जो आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट कर रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, जो कि उसको आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ ढकेल रही है, जिसकी वजह से क्या है, अगर हमने इस रोड पर सुपर एलिवेशन नहीं प्रोवाइड करा है तो हमारा जो व्हीकल है ओवरटर्न हो सकता है। ठीक है, तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1/4 फॉर हाईवे एंड 1/8 फॉर रेलवे। ठीक है, इनको हम अगर डेसिमल में देख लें तो डेसिमल में ये हो जाएगा 0.25 और ये हो जाएगा 0.125। तो जरूरी नहीं है फ्रैक्शन फॉर्म में दे, डेसिमल में देकर भी पूछ सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A chord between two successive stations peg या marking on a curve is called as, ऑप्शन ए नॉर्मल chord, बी सक्सेसिव chord, सी लॉन्ग chord या डी सब chord। तो बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये हमारी कोई कर्व है, ठीक है, जिसकी लेंथ मैं मान रहा हूँ, लेंथ ऑफ कर्व 155 मीटर। ठीक है, और जो इस पर हम चेन यूज़ करेंगे मेजरमेंट करने के लिए उसकी लेंथ मान लेता हूँ मैं 30 मीटर, स्टैंडर्ड लेंथ ले लेते हैं। ठीक है, चेन लेंथ 30 मीटर। तो मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो हमारी कर्व है, ये पॉइंट जहाँ से कर्व हमारी शुरू हो रही है इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कर्व, और लास्ट पॉइंट ये जहाँ खत्म हो रही है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। तो पॉइंट ऑफ कर्व से पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को मीट करने वाली जो कॉर्ड होती है उसको हम बोलते हैं लॉन्ग कॉर्ड। ठीक है, वहीं पर अगर हमारे को एक कर्व की हमारे को लेंथ मेजर करनी है तो हमें अपनी चेन का यूज़ करना पड़ेगा, है ना। चेन की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है, 30 मीटर। तो हम 30 मीटर पर मार्किंग्स लेते रहेंगे अपनी कर्व ड्रॉ करने के लिए। तो मान लीजिए हमारा 30 मीटर, एक मार्किंग हमने इधर ली, एक मार्किंग इधर ली 30 मीटर पर, फिर 30 मीटर पर इधर ली, फिर 30 मीटर पर इधर ली, और लास्ट वाला 30 मीटर पर यहाँ पे ली। तो ये हमारी एक कॉर्ड ये हो गई 30 मीटर की, फिर एक 30 मीटर की ये, एक 30 मीटर की, एक 30 मीटर की, एक 30 मीटर की ये। बट हमारी जो फुल की लेंथ है 155 मीटर, ठीक है, जैसे अभी हमने लिया है। और जो हमारी जो मार्किंग होती हुई आई है 30 मीटर पे, यहाँ कहीं पे हमारी 30 मीटर ख़त्म हो जा रही है, ये हमारी एक एक्स्ट्रा लेंथ बच रही है। यहाँ तक हमारा, अगर मैं इस पॉइंट को ए ले लूँ तो ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, तो हमारी एफ तक जो मेजरमेंट हो जा रही है वो कितने की हो जा रही है, 150 मीटर की। कैसे होगी,
30 मीटर ये, 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 सबको ऐड करेंगे तो इस पॉइंट तक हमारी जो मेजरमेंट है ए से कितनी हो गई 150 मीटर की। लेकिन हमारी जो कर्व की लेंथ है वो कितनी है 155 मीटर, तो हमारे को 5 मीटर की मेजरमेंट और लेनी है। उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि ये जो हमारी 30 मीटर की हम जो कॉर्ड्स बना रहे हैं, ठीक है, सक्सेसिव मार्किंग के साथ, उन कॉर्ड्स को क्या बोला जाता है, हमारी नॉर्मल कॉर्ड्स, ठीक है, जो कि हमारी इस क्वेश्चन में पूछी गई है। तो इस वजह से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, नॉर्मल कॉर्ड। तो ये जो 5 मीटर की एक्स्ट्रा जो लेंथ बच गई थी मेजरमेंट के लिए, उसको हमें मेजर करेंगे तो उस केस में जब हम कॉर्ड बनाएंगे तो उस कॉर्ड को हम बोला जाता है सब कॉर्ड, ठीक है। तो आई होप आपको तीनों टाइप की कॉर्ड अब क्लियर हो गई होंगी, लॉन्ग कॉर्ड, नॉर्मल कॉर्ड और सब कॉर्ड। तो क्वेश्चन अगर किसी से भी पूछ लिया जाए तो अब आप कर लेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ गुड क्वेश्चन, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीस्ट काउंट ऑफ लेवलिंग स्टाफ, ठीक है। ऑप्शन ए 0.5 mm, बी 5 mm, सी 50 mm या डी 100 mm। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये नॉलेज में होना चाहिए कि लीस्ट काउंट क्या होता है। तो लीस्ट काउंट एक वो मिनिमम मेजरमेंट है किसी भी स्केल की जो कि वो एक्यूरेटली वो स्केल मेजर कर पाए, ठीक है। लीस्ट काउंट इज व्हाट, लीस्ट काउंट इज अ मिनिमम मेजरमेंट अ स्केल कैन टेक एक्यूरेटली। फॉर एग्जांपल, अगर मैं हमारे नॉर्मल स्केल्स की बात कर लूँ जो हम सबके घरों पर मिल जाता है, ठीक है, सेंटीमीटर इंच वाला स्केल, इसमें एक तरफ मेजरमेंट सेंटीमीटर में और एक तरफ इंचेस में दी होती हैं। तो इसको मैं एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगा कि जो मार्किंग इसमें रहती है, जैसे कि 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है, और ये जैसे 1 सेंटीमीटर हो गया लगभग, इसके बीच में कितनी मार्किंग होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। तो इससे अगर इसका मैं लीस्ट काउंट कैलकुलेट करके बताऊँ आपको, तो लीस्ट काउंट क्या होता है, फॉर्मूला कि 1 स्मॉल डिवीजन बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, इससे हम अगर इसमें देखें तो 1 स्मॉल डिवीजन का मतलब क्या है, ये एक डिवीजन, ये जिस पे मैं मार्किंग कर रहा हूँ कि ये एक डिवीजन अपॉन टोटल डिवीजन्स ऐसी जो कितनी है, 0 से 1 के बीच में कितनी डिवीजन्स हैं, 10 डिवीजन। तो इसका जो लीस्ट काउंट होगा वो क्या हो जाएगा, 1/10, जो कि अगर हम सेंटीमीटर वाले में कर रहे हैं तो 0.1 सेंटीमीटर। तो 0.1 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, 1 mm। तो इसका जो लीस्ट काउंट हो गया हमारे नॉर्मल स्केल का वो कितना हो गया, 1 mm। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो ऐसे ही हमारा जो लेवलिंग स्टाफ है उसका लीस्ट काउंट ये पूछ रहा है। तो लेवलिंग स्टाफ का जो लीस्ट काउंट होता है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है, 5 mm। Now question number 25, the process of taking levels on each side on the main line at right angles so as to determine the vertical cross section of ground surface is called as, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन है ए क्रॉस सेक्शन लेवलिंग, बी प्रिसाइज लेवलिंग, सी प्रोफाइल लेवलिंग या डी फ्लाई लेवलिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए क्रॉस सेक्शन लेवलिंग बोलते हैं, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, हम लेवल लेते हैं ईस्ट साइड पर मेन सर्वे लाइन की एट राइट एंगल पर, क्योंकि हमें डिटरमाइन करना होता है इसमें क्या, वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ग्राउंड का। Now question number 26, the range of the contour interval for large scale maps और building sites। तो हमारा अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है ए 0.25 to 0.5 मीटर, बी 0.8 to 1 मीटर, सी 3 to 5 मीटर या डी 3 to 25 मीटर। तो बताइए लार्ज स्केल मैप के लिए या बिल्डिंग साइट के लिए हमारा जो रेंज होती है कंटूर इंटरवल की वो क्या होती है। तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.2 to 0.5 मीटर। इसके और भी कुछ टाइप्स होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ लिख के, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि 0.2 से 0.25 मीटर जो होती है वो लार्ज स्केल मैप के लिए होती है या फिर बिल्डिंग साइट्स के लिए होती है। वहीं पर अगर मैं बात करूं 0.5 to 2 मीटर का अगर कंटूर इंटरवल है तो वो होता है रिजर्वायर या टाउन प्लानिंग के केस में। 2 to 3 मीटर हमारा होता है लोकेशन सर्वे के केस में, और 3 to 25 मीटर होता है हमारा स्मॉल स्केल मैप के केस में।
ठीक है, तो आप इन वैल्यूज को भी याद रखना, क्वेश्चन किसी से भी पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग। दो टाइप के मेथड होते हैं कंटूरिंग में, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। तो ये पूछ रहा है कि कौन से मेथड हैं इनडायरेक्ट। तो ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं, ए मेथड ऑफ स्क्वायर, बी मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन, सी टैकोमेट्रिक मेथड, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए, तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये तीनों मेथड तो होते हैं, साथ में एक और होता है फोर्थ वन, जिसको हम बोलते हैं प्लेन टेबल मेथड ऑफ इनडायरेक्ट कंटूरिंग। तो ये टोटल 4 मेथड होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28, which test is done to make the line of sight perpendicular to horizontal axis in permanent adjustment of theodolite। हमारे ऑप्शन है, ए स्पायर टेस्ट, बी एजीम्यूथ टेस्ट, सी प्लेट लेवल टेस्ट, या डी क्रॉस हेयर रिंग टेस्ट। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी एजीम्यूथ टेस्ट। ठीक है, एजीम्यूथ टेस्ट क्या होता है, जो हमारी लाइन ऑफ साइट होती है उसको देखता है कि वो परपेंडिकुलर है या नहीं है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। हम जो हमारा टेलीस्कोप लगा हुआ है थियोडोलाइट में उसकी। नाउ वहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पायर टेस्ट का क्या काम होता है, तो बताइए मेरे को कमेंट सेक्शन में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, जियोडेटिक सर्वे इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेन सर्वेइंग बिकॉज ऑफ। तो इसमें बोल रहा है जो जियोडेटिक सर्वे है वो प्लेन सर्वे से कैसे डिफरेंट होता है। तो हमारे ऑप्शन ए है, वेरी लार्ज एरिया इज कवर्ड, बी कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड, सी अंडुलेशन ऑफ द टोपोग्राफी, या डी लार्ज डिफरेंस ऑफ एलिवेशंस। ठीक है, किस वजह से डिफरेंट होता है, तो ये पता होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों को कि जो जियोडेटिक सर्वे है उसमें क्या है, अर्थ का कर्वेचर जो है वो कंसीडर किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है हमारा जियोडेटिक सर्वे। वहीं प्लेन सर्वे की बात करूं तो वहां पे क्या है, अर्थ का जो कर्वेचर होता है वो कंसीडर नहीं किया जाता। तो इस वजह से हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा, कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर वाला ऑप्शन। ठीक है, now क्वेश्चन नंबर 30, हमारा लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, विच मेथड इज यूज्ड फॉर चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड इन चेन सर्वे। अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो हमारी चेनिंग है, जो डायरेक्ट जो फ्लैट ग्राउंड पर जो करी जाती है वो तो हम सीधे डायरेक्ट चेन से मेजर कर लेते हैं, बट अगर हम बात करें स्लोपिंग ग्राउंड जब हमारा हो और हमें चेन से मेजरमेंट करनी हो तो हम कौन से मेथड यूज करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, बाय स्टेपिंग मेथड, सी बाय हाइपोटेनियस अलाउंस मेथड, डी बाय क्लाइनोमीटर मेथड, या डी बोथ स्टेपिंग मेथड एंड हाइपोटेनियस मेथड। बताइए, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी बोथ। ठीक है, दोनों से करी जाती है, स्टेपिंग मेथड से और हाइपोटेनियस मेथड से मेजरमेंट। ठीक है, स्लोपिंग ग्राउंड की। इन मेथड के बारे में आप लोग और पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, हम अपनी वीडियो को अब यहाँ पर एंड करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है लास्ट कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बाय बाय।